आज मैं बहुत खुश था कि मेरी पसंद की शादी हुई थी। मैं अनन्या को एक शादी के फंक्शन में देखा था और पहली नजर में ही उससे मोहब्बत कर बैठा। वो इस कदर हसीन थी कि मैंने फौरन उसके घर रिश्ता भेज दिया और आगे से हाँ हो गई, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लगी थी अभी नई नई। इसी वजह से लड़की वालों ने हाँ कर दी। 3 महीने के इंतजार के बाद आज मेरा अनन्या से शादी हो चुका था। वो विदा होकर मेरे घर में आ चुकी थी। 3 महीने तक मैं उसके ख्वाब देखता रहा। ये 3 महीने मेरे लिए 3 सदियों के बराबर थे। जब से मेरा उसके साथ रिश्ता तय हुआ था, मेरी मोहब्बत में दिन पर दिन इजाफा होता चला गया। वो 22 साल की बेहद हसीन लड़की थी। मेरी उम्र 25 साल थी और मैं खुद भी बहुत स्मार्ट था। आज शादी में सबने हमें देखकर चांद सूरज की जोड़ी कहा था। अनन्या मेरी माँ के दूर के रिश्तेदार की बेटी थी, इसलिए मैंने अनन्या के बारे में ज्यादा छानबीन नहीं करवाई कि उसका किरदार कैसा है, वो कैसी लड़की है। मैं सिर्फ उसके हुस्न पर फिदा हो गया था और वो मेरी माँ के रिश्तेदार की बेटी थी, तो मुझे जरूरत ही पेश नहीं आई छानबीन की, क्योंकि रिश्तेदारों में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि अनन्या घूंघट निकाले बैठी हुई थी। कब से मैं ये मंजर देखने के लिए बेचैन था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उसकी तरफ बढ़ाए, उसके सामने आकर बैठ गया। मैंने महसूस किया उसके हाथ कांप रहे थे। यकीनन वो घबराहट का शिकार थी। मेरे चेहरे पर न जाने क्यों मुस्कुराहट आ गई। शर्माती और घबराती हुई दुल्हन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसके लरजते हाथों को अपने हाथों में लिया। जैसे ही मैंने उसके हाथों को थाम लिया, उसने फौरन से अपने हाथ पीछे खींच लिए। मुझे उसकी इस हरकत पर भी हंसी आ गई। मैं समझ गया था कि वो एक बहुत ही शर्मीली सी लड़की है। मुझे शर्मीली लड़कियां अच्छी लगती थी, शायद इसलिए मुझे अनन्या अच्छी लगी थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैंने उसका घूंघट पलट दिया। वो बेहद हसीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था आसमान से कोई परी उतरकर मेरे कमरे में आ गई है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था। मैंने उसके हुस्न की तारीफ करना शुरू कर दिए, लेकिन उसके चेहरे पर जरा बराबर भी मुस्कुराहट नहीं आई। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि दुल्हन तो बहुत खुश होती है जब दुल्हा उसका तारीफ करता है। ठीक है, वो बहुत शर्मीली थी, लेकिन मुस्कुरा तो सकती थी, मगर वो तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि रो देगी। मैं उसके करीब होने की कोशिश की तो उसने एकदम से पेट पकड़ लिया। कहने लगी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश हो रहा था, अब उसकी अदाओं पर मुझे गुस्सा आने लगी। मुझे लग रहा था कि उसे कोई दर्द नहीं है, वह बहाना बना रही है ताकि मैं उसके करीब न जाऊं। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। मैं कमरे से बाहर निकल गया। सोच रहा था कि घर वालों से क्या कहूँ कि मेरी बीवी के पेट में दर्द है, इसलिए उसे टेबलेट चाहिए। यह बातें सोचते हुए मुझे न जाने क्यों बहुत अजीब महसूस हो रहा था। सब घर वाले सो चुके थे। लाउंज में उस वक्त सन्नाटा था। मैंने लाउंज में दवाई तलाश करनी शुरू कर दी, जो कि मुझे मिल भी गई। मैं दवाई लेकर पलटने ही लगा था कि मेरे कजन ने मुझे वहां पर देख लिया, जो कि मेरे मामू का बेटा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर बोला कि सब ठीक तो है। मैंने कहा, सब ठीक है, मेरी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं उसके लिए दवाई लेकर जा रहा हूँ। तो आगे से मेरे कजन ने कहा कि लड़कियां तो शादी की पहली रात इस किस्म के बहाने करती हैं, खासकर ऐसी लड़कियां जिन्हें अपना पति पसंद नहीं होता और उनकी पसंद की शादी नहीं होती तो वो बीमारी का बहाना कर देती हैं। यकीनन तुम्हारी बीवी भी इसी वजह से बीमारी का बहाना कर रही है। शायद उसे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो शादी से खुश होती तो तुम्हें इस वक्त कमरे से बाहर न निकलना पड़ता। मेरे कजन की बातों ने तो मेरे अंदर जैसे आग लगा दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं शादी वाले घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर पहले जो मैं सोच रहा था कि शायद वाकई मेरी बेबी को पेट में दर्द होगा, लेकिन अब अपने कजन की बातें सुनकर मुझे महसूस हो रहा था कि शायद वो सच बोल रहा है। क्या वाकई अनन्या इस शादी से खुश नहीं है? अगर वो खुश नहीं थी तो फिर उसने शादी के लिए हामी ही क्यों भरी थी? जहाँ तक मुझे पता था कि उसके घर वालों ने उसकी रजामंदी से ये रिश्ता तय किया था।
फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे कजन ने शैतानी ख्याल मेरे अंदर डाल दिया है मेरी बीवी के खिलाफ। लोग इस तरह की बातें करते हैं ताकि मियाँ बीवी का रिश्ता खराब हो जाए। मुझे याद आया कि मेरे मामू का यह बेटा जो मुझसे इस किस्म की अजीबोगरीब बातें कर रहा था, इसको खुद शादी का बहुत शौक था और इसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी। शायद वो मेरी शादी को देखकर हसद में आ गया था, इसलिए उसने इस किस्म की बात की ताकि मेरी खुशियां बर्बाद हो जाए। मैंने इन ख्यालों को झटक दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। देखा तो अनन्या बहुत जोर से अपना पेट पकड़कर बैठी है और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं। मैं फौरन उसके पास गया, उसे दवा दी और पानी पिलाया। मैंने उसे कहा कि वो थोड़ा आराम कर ले। जैसी भी थी वो मेरी बीवी थी और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। आधा घंटा मैंने उसके पेट दर्द कम होने का इंतजार किया। इस दौरान मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे बहुत तकलीफ है और वो कुछ सुनना नहीं चाहती और कुछ बोलना नहीं चाहती। मायूस होकर मैंने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दी। काफी देर तक मैं मोबाइल पर गेम खेलता रहा। फिर मोबाइल से सर उठाकर देखा तो अनन्या सो चुकी थी। मुझे बहुत ज्यादा मायूसी हुई थी। इस रात के लिए तो मैंने बहुत ज्यादा सपने सजाए थे कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी, हम एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन मैंने तो खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार तक न किया था और वो सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी मोहब्बत इतनी हसीन लड़की से थी जो कि अब मेरी बीवी थी। वो मेरे सामने थी। मैं कैसे सो सकता था। मैंने उसका सिर हिलाकर उसे जगाना चाहा तो वो आधी नींद में थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसे सोना है। मायूस होकर मैं भी सो गया और क्या करता। सुबह जब मैं उठा तो वो नॉर्मल थी और मैं भी नॉर्मल था। शादी की पहली रात इस तरह से गुजारने का अफसोस तो मुझे बहुत था, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई बात नहीं। सुबह मुझे वो ठीक लगी तो मैंने उसे अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया। उसे बताया कि मैं कैसे पहली नजर में उसका दीवाना हो गया था और उसी वक्त उससे शादी का फैसला कर लिया था। मेरी बातें सुनकर वो खुश हो गई, मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी। उसका यह रवैया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे समझ आ गया था कि रात में वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब होने लगा तो उसने फिर से अपना पेट पकड़ लिया, कहा कि मुझे दर्द शुरू हो चुका है। उसकी यह बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, उसे अचानक से कैसे दर्द शुरू हो सकता था। मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा सकता था। लोग क्या सोचेंगे कि शादी के पहले ही दिन बीवी को डॉक्टर के पास क्यों लेकर आया है। हमारे यहाँ इस किस्म की बातों को बहुत खराब समझा जाता था। शादी की पहली सुबह ही बीवी को किसी हकीम या डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए, इन बातों को लोग गलत रंग दे देते थे। मैं जानता था कि उसको तकलीफ है, लेकिन अगर मैं उसको लेकर डॉक्टर के पास गया तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। एक तो मेरे खानदान का माहौल ऐसा था, लोग हसद में थे, मेरे अपने रिश्तेदार हसद में थे। मैंने शादी पर बहुत पैसा लगाया था और बहुत धूमधाम से शादी की थी। हम लोग कोई इतने ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ज्यादा खर्चा किया था। खानदान के बाकी लोग इतना खर्चा तो नहीं करते थे, कंजूसी करते थे। ऐसी सूरत में से अगर शादी की पहली ही सुबह मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता या डॉक्टर को घर लेकर आता तो मामला कहां से कहां पहुंच सकता था, मुझे उसका अंदाजा था। मैंने उसे कहा कि तुम आराम करो। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बाहर चला आया। सब घर वालों ने और दूसरे रिश्तेदारों ने जो कि शादी के सिलसिले में मेरे घर पर ही थे और अभी तक ठहरे हुए थे, उन्होंने मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर बहुत कुछ अंदाजा लगा लिए थे। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उनकी नजरें मुझसे बहुत कुछ कह रही थी। मैं अपनी उदासी और मायूसी को दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था। ऊपर ऊपर से बहुत अदाकारी कर रहा था कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल का हाल शायद मेरी आंखों से आया था। थोड़ी ही देर के बाद मैं वापस आया तो देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, शायद वो नहा रही थी। लेकिन जब मेरी नजर बेड की चादर पर गई तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा मंजर मैं सोच भी नहीं सकता था। सफेद रंग की चादर जिस पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे मुझे कुछ और ही कहानी सुना रही थी। ये सब क्या हो रहा था मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी वॉशरूम से नहाकर निकली तो मेरा तो गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उसे इन धब्बों के बारे में सवाल किया तो वो परेशान हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने खुद ये धब्बे नोटिस नहीं किए थे और नहाने चली गई थी।
वो हक्का बक्का होकर चादर को देखने लगी और मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे बहुत सवाल किया लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी जवाब चाहिए, यह सब क्या है, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी यह धमकी सुनकर तो वह और ज्यादा परेशान हो गई। मेरे करीब आकर मेरे लबों पर अपना हाथ रख दिया, मुझसे मिन्नत करने लगी कि मैं उसे तलाक न दूं। मैंने कहा तो फिर मुझे बताओ कि इन धब्बों की वजह क्या है। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे 3 महीने का वक्त दे दें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन 3 महीने से पहले मैं ये राज आपके सामने नहीं खोल सकती, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उसकी बात का यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा वो बिना वजह बहाने बना रही है। मैंने उससे कहा, मुझे अभी इसी वक्त तमाम सवालों का जवाब चाहिए। तुमने रात भी मुझे करीब नहीं आने दिया, सुबह भी तुम्हारा रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था, और अब ये धब्बे। मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की थी और मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया था कि तुम्हारे बारे में किसी किस्म की छानबीन तक मैंने नहीं करवाई। लेकिन अब न जाने क्यों मुझे तुम्हारा किरदार सही नहीं लगता है। मुझे लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की है। आखिर ऐसा भी क्या राज है तुम्हारे पास, 2-3 महीने पहले से मुझे नहीं बताया जा सकता। मैं गुस्से से बोल रहा था लेकिन हल्की आवाज में, ताकि मेरी आवाज कमरे से बाहर न जाए। अगर आवाज कमरे से बाहर चली जाती तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी और रिश्तेदार खुश हो जाएंगे कि मेरी शादी की शुरुआत ही खराब हो गई है। मेरे हालात जैसे भी थे, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं करना चाहता था। मैं उन लोगों में से था जो अपना राज दूसरों को मरकर भी नहीं बताता, खासकर उनको जो हमारी खुशियों के दुश्मन हैं। मेरा गुस्सा देखकर अनन्या काफी परेशान हो गई। देखते ही देखते वो रोने लगी। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। उसको रोता देखकर मेरे दिल को झटका सा लगा। जो भी था, आखिर को वो मेरी मोहब्बत थी। उसे रोता हुआ देखकर मैं भला कैसे सुकून में रह सकता था। मैंने उसे रोना बंद करने को कहा, उसे बेड पर बिठाया। कमरे का दरवाजा नहीं खोला था, इस बात से हम दोनों ही अनजान थे। मैंने जब बीवी को बेड पर बिठाया तो रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मिन्नतें करने लगी कि प्लीज यह बात किसी को मत बताना, मेरा यह राज ही रखना। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, प्लीज मेरी बात को समझो। कोई भी गलत कदम उठाकर अपनी और मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। वो इन्हीं बातों से इन हालातों को और पेचीदा कर रही थी कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज आई, जिसे सुनकर मैं छटपटाकर पीछे मुड़ा। मेरी बीवी भी बौखलाकर पीछे सामने देखने लगी। उसने जल्दी से अपना चेहरा आंसू से साफ किया। दरवाजे के बीचों बीच मेरा वही कजन खड़ा था और अजीब नजरों से हम दोनों को देख रहा था। तभी वो गुस्से से आगे बढ़ा और बोला कि क्या हुआ है अनन्या, तुम क्यों रो रही हो? क्या रवि ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। अपने कजन का यह लहजा देखकर मैं बौखलाकर उसको देखने लगा। मेरी बीवी मुझे देखने लगी और नजरें झुका गई। मैंने फौरन बात संभालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल तुम्हारी भाभी को अपने घर वाले याद आ रहे थे, इसलिए रो रही थी, मगर मैंने समझा दिया है, अब वो ठीक है। मुझे उस पल अपने कजन पर बहुत गुस्सा आया था। आखिर वो होता कौन है मेरी बीवी से इतनी अपनाइयत से बात करने वाला? ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बीवी से पहली बार नहीं मिल रहा, और मेरी बीवी जो उससे बात करके ऐसे खिल उठी मानो उसे मुझसे कोई खौफ ही न रहा हो। मैं बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करके रह गया। मेरा इन सब चीजों से मन उचाट हो चुका था। मेरा वो कजन न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। वो बार बार मेरी बीवी को बहाने बहाने से देखता और मेरी बीवी भी उसके हंसी मजाक पर भरपूर मजाक में जवाब दे रही थी। मगर इसके बावजूद मैं बहुत मुश्किल से मुस्कुराता रहा। मुझे खानदान वालों में बातें नहीं बनवानी थी। शादी के फंक्शन खत्म होने के बाद सभी रिश्तेदार घर जा रहे थे। अनन्या सबसे मिलकर कमरे में जा चुकी थी। तभी मेरी मौसी जी, जो कि अपाहिज थी, उन्होंने अनन्या को बाहर बुलवाने को कहा। मैं जो उसका पति था, इसलिए खुद इसको लेने के लिए जब कमरे में गया तो अध खुले दरवाजे से वो मंजर देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे कमरे में मेरा छोटा भाई खड़ा था, जो मेरी बीवी के बालों में हाथ फेर रहा था। मैं शक में चला गया। मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी मेरे भाई के साथ इतने करीब खड़ी थी। तभी मेरा अक्स आईने में देखकर मेरा भाई सीधा हुआ, बोला कि भाई, दरअसल भाभी के बालों में सेफ्टी पिन फंस गई थी, बस वही निकालने में उनकी हेल्प कर रहा था। वो हड़बड़ा गया था। ये साफ जाहिर था मेरे जहन को कई सोचों ने शिकंजे में ले लिया। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रोना शुरू कर दूं। मेरी बीवी मेरे अलावा हर एक से हंसी खुशी बात कर रही थी।
आखिर मुझ में क्या कमी थी? एक बार फिर बिस्तर पर लगे दाग मेरी नजरों के सामने आ गए। मेरे जाने के बाद कौन आया था मेरे कमरे में? क्या मेरी बीवी का किरदार इतना ही गिरा हुआ था? मैं मायूसी के साथ बाहर तो आ गया, सबसे मिल भी लिया। मेरे मामा की फैमिली जाने ही वाली थी, तभी मेरा कजन जाते जाते रुका और फौरन कुछ याद करते हुए बोला, मेरी घड़ी पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे याद नहीं आ रहा। तभी उसी पल मेरी बीवी फौरन बोली कि वो हमारे कमरे में पड़ी है, साइड टेबल पर। वही दोनों मौजूद थे, बाकी सब बाहर जा चुके थे और मैं जो अनन्या को बाहर ले जाने के लिए पलटा था, उसकी बात पर मैं ठिठक कर रह गया। पहले भाई फिर कजन, आखिर कौन था जिसने मेरे हक पर डाका डाला था? मेरा दिल कई टुकड़ों में बढ़ चुका था। मुझे हर इंसान से नफरत महसूस हो रही थी। इतनी चाहत से मैंने शादी की थी और शादी के 2 दिन में ही मेरी बीवी ने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया था। शकल से इतनी मासूम और भोली भाली लगने वाली अनन्या अंदर से इतनी बुरी थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मगर उससे बढ़कर भी गिला मुझे मेरे कजन और मेरे भाई से था। मैं जानता था कि मेरा भाई शुरू से ही किस आदत का मालिक है। वो 1 महीने में 3-4 लड़कियों से ताल्लुक बनाकर छोड़ देता है। वक्त गुजारना उसका आदत था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा न था कि वो घर के अंदर अपनी ही भाभी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मगर मेरे शक के दायरे में मेरा कजन आर्यन भी था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं फौरन से अपने कमरे में गया, बाइक की चाबी ली और घर से बाहर निकल आया। मैं अकेला रहना चाहता था। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। न जाने कब रात हो गई, मुझे पता ही न चला। मोबाइल पर मम्मी और पापा की बार बार कॉल आ रहे थे। आखिर मैं उन्हें क्या बताता कि उनकी नई नवेली बहू किन चक्करों में पड़ चुकी है। मैंने कुछ बहाना बनाया और थोड़ी ही देर में घर वापस पहुंचा। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो औरत पर जुल्म करके या अपनी मर्दानगी से उसे तकलीफ देकर अपनी बेइज्जती का बदला पूरा करूं। मैं जो ही घर आया तो मम्मी ने मुझे काफी डांटा कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चले गए थे ये और ओ। मैंने कुछ बहाना बनाया। घर वाले सब खाना खा चुके थे और मेरी भूख तो वैसे ही मिट चुकी थी, इसलिए कहा कि मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। अब मेरा रुख अपने कमरे की तरफ था। आज मुझे हर हाल में अपनी बीवी से 2 टूक बात करनी थी। आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया था? मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की तो सामने बेड पर बीवी कंबल में खुद को पूरी तरह छुपाए सो रही थी। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया। मैंने आज हर हाल में बीवी से हर बात क्लियर करनी थी। मैंने यूं ही कंबल हटाया तो कुछ पल के लिए मैं रुक सा गया। सामने बिस्तर पर अनन्या तो कहीं भी मौजूद न थी, बल्कि वहां तो तकियों को ठीक से यूं रखा गया था जैसे कोई सो रहा हो। अगर मेरी बीवी वहां नहीं थी तो फिर कहाँ थी? मेरी हैरत को वो बार बार ललकार रही थी। न जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी उसके कमरे से दूर ही था कि मुझे बातों की कुछ आवाजें आईं। वो इंसानी आवाज मेरी बीवी की थी जो किसी से बात कर रही थी। वो आवाज गैलरी से आ रही थी। मैंने बगैर आवाज पैदा किए जब खिड़की के पास खड़े होकर सुना तो जो शब्द मेरी कानों से टकराए उन्होंने मुझे और शक में डाल दिया। मेरी बीवी शायद फोन पर बात कर रही थी। रवि को पता तो नहीं चलेगा? तुम्हें तो पता है कोई भी पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये राज खुल गया तो मेरी जान पर बन आएगी। कल रात भी बड़ी मुश्किल से बहाने बनाकर मैंने उन्हें खुद से दूर रखा, वरना अगर वो जान जाते तो शायद मैं यहाँ खड़ी ना होती। मेरी बीवी और भी बातें कर रही थी, मगर मेरे कानों में और सुनने की ताकत न रही। मेरी सांस मुझे रुकती हुई महसूस हुई। कितना बड़ा धोखा दे गई थी अनन्या मुझे। मेरा मजाक बनाकर रख दिया था। मैं धीरे धीरे चलता अपने कमरे में आ गया। तभी अनन्या कमरे में दाखिल हुई। मुझे यूं बैठे देखकर ठिठक गई। मैंने बगैर वक्त जाया किए उससे पूछा कि आखिर क्यों उसने मुझसे शादी के लिए रजामंदी क्यों जाहिर की जब वो किसी और को पसंद करती थी। मेरी बात पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो फौरन से मेरे करीब आकर बैठ गई। कहने लगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर एक शब्द झूठ लग रहा था। मैंने उसका हाथ झटका और कहा कि झूठ मत बोलो। अगर ऐसा है तो फिर मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हो? और वो दाग, मैं इनका क्या मतलब समझूं अनन्या? मेरी बातों पर वो एक बार फिर खामोश हो गई। बोली कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मगर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, पूरे 3 माह तक। मैं गुस्से से खामोश हो गया। मेरे दिमाग में वो फोन वाली बातें चल रही थी। मेरा कजन, मेरा भाई या फिर कोई और? आखिर कौन था वो जो मेरी बीवी को मुझसे दूर करने के मशवरे दे रहा था?
कोई तो ऐसा था जो मेरी बीवी को बहुत पहले से जानता था, मगर कौन? मैं ये सोच सोचकर अंदर ही अंदर जलने लगा। मेरी बीवी सो चुकी थी, अब मेरा जागना भी बेमकसद था। मैं भी खामोशी से सो गया। जिंदगी यूं ही अपनी राह पर चल रही थी। मैं अब वापस अपने जॉब पर जाने लगा। अनन्या से मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता था। घर वालों के सामने मेरा रवैया उसके साथ अच्छा था। मैं उन लोगों को शक का मौका नहीं दे सकता था। वहीं अनन्या मेरे अलावा सबसे अच्छे से बात किया करती थी। मेरे माँ बाप का, मेरे बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखती थी। घर के कामों में मदद करती थी। मगर ज्यों ही रात को मेरे साथ कमरे में आती तो फौरन कहती, मुझे टांग में दर्द है या मुझे पेट में दर्द है। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो जानबूझकर ये सब मुझे खुद से दूर रखने के लिए कर रही है। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। एक रोज मैं किसी काम से जल्दी जॉब पर चला गया। घर आते हुए भी मुझे रात के 10 बज चुके थे। जब मैं घर वापस पहुंचा तो कमरा खाली था। मैंने पूरे घर में अनन्या को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं थी। तभी आखिरकार मैंने मम्मी से पूछ लिया कि अनन्या कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रही। मेरी बात पर मम्मी ने घूरते हुए मुझे कहा, इतनी जल्दी भूल गए? सुबह खुद ही तो लेकर गए थे उसे अपने साथ। मैंने मम्मी को अचंभे से देखा। इस बार हैरान होने की बारी मेरी थी। मैंने कहा, मैं कब लेकर गया अनन्या को? मैं तो आज जल्दी घर से चला गया था। फिर बात सुनकर मम्मी चौंकी। कहने लगी, तुमने खुद ही तो छोटे भाई को कहा था कि अनन्या को बाहर भेजो, मैं उसे मैके छोड़कर साथ ही काम के लिए चला जाऊंगा। मैं हैरानी से मम्मी को देखने लगा। मम्मी के चेहरे पर भी परेशानी आ गई, मगर जल्दी मौके पर बात संभालते हुए मैं बोला कि हाँ, मैंने ही कहा था और उसे मैके भी छोड़ दिया था। दरअसल मुझे काम की टेंशन में याद ही नहीं रहा। मेरी बात पर मम्मी को कुछ तसल्ली हो गई थी। मैं दिल ही दिल में जलता कुड़ता कमरे में चला गया तो आखिर मेरी बीवी मेरे भाई के साथ निकली थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोच रहा था कि मेरी नजर सामने टेबल पर पड़ी जहाँ पर अनन्या का मोबाइल रखा था। मुझे उस दिन की कॉल याद आई। मैंने मोबाइल खोला, कॉल हिस्ट्री चेक करने लगी। खुशकिस्मती से हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई थी। उस दिन और उस वक्त की कॉल पर जो नाम मुझे दिखाई दिया उसे देखकर मुझे झटका लगा। वहाँ पर तो परी लिखा था। परी अनन्या की भांजी का नाम था। मुझे अभी भी शक हुआ। मैंने जानने के लिए नंबर मिलाया। कुछ लम्हों के बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मुझे यूं महसूस हुआ मानो मेरी रूह किसी ने खींच ली हो। वो बार बार हेलो अनन्या कहकर उसे पुकारता रहा। वो आवाज बिल्कुल गैर मर्द की थी, न मेरे भाई की थी और न ही मेरे कजन की। यह आवाज सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। तभी मेरे जहन में कई धमाके हुए। आवाज अनन्या के बहनोई की तो नहीं थी। मेरी सोच वहीं पर दम तोड़ गई। मैंने अनन्या का मोबाइल वहीं जमीन पर पूरी ताकत से दे मारा। 5 मिनट बाद अनन्या कमरे में दाखिल हुई, मोबाइल के टुकड़े और मुझे गुस्से में देखकर वह ठिठकी। मुझे गुस्से में देखकर उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, क्या हुआ रवि, आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? उसका इतना कहना था कि मैंने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो जमीन पर जा गिरी। मैंने उसे सवाल किया कि कौन है वो, बताओ, जिसको मिलने तुम आज गई थी। मेरी बात पर वो आंखें फाड़े मुझे देखने लगी। तभी अचानक से उसे उबकाई आने लगी और रोती हुई पेट पर हाथ रखे वॉशरूम में चली गई। उसकी यह हालत मुझे और कुछ सोचने पर मजबूर कर चुकी थी। जब वो बाहर आई तो रो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो रोते हुए कहने लगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझ पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाएं। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया और न बनाऊंगी। आप मुझ पर एतबार करके तो देखें। इतना कहते कहते वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मुझे उसकी इस हालत पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में उस वक्त आंधियां चल रही थी। उसने मेरे भरोसे को तोड़ा था और अब ये हालत मुझे और परेशान कर रही थी। मेरे दिल में अब यह ख्याल आने लगा कि शायद वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। उसने अनन्या को जमीन पर गिरा देखा। फौरन से बौखलाकर उसकी तरफ बढ़ा। मुझसे पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है। मैंने भाई की इस हरकत पर उसे अनन्या से दूर किया और एक थप्पड़ उसे दे दिया। मैं उसे गुस्से से कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। मैं कभी इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोला था। मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी उधर आई। अनन्या को बेहोश देखकर वो मुझसे सवाल करने लगी, मगर मैं उनसे क्या कहता। कुछ देर बाद हम अनन्या को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप शुरू किया। मेरी मम्मी काफी परेशान लग रही थी। रात के 11 बज रहे थे। तभी अनन्या की बड़ी बहन अपने पति के साथ अंदर वहां पर आई। उन्हें वहां देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। आखिर उन्हें किसने बताया कि हम यहाँ हैं? अनन्या के बहनोई को देखकर मेरी रगों में एक बार फिर खून की जगह गुस्सा गर्दिश करने लगा।
मैं गुस्से के साथ बताने लगा कि वो बेहोश हो गई है। तभी बहनोई बोला कि कुछ देर पहले कॉल आई थी अनन्या की, मगर वो कुछ बोली नहीं, इसलिए हम उसकी हाल मालूम करने घर गए, मगर वहां से पता चला कि आप लोग उसे अस्पताल लाए हैं। कुछ देर बाद अनन्या को होश आया। वो सबको यही बताने लगी कि चक्कर आने की वजह से वो गिर गई थी। मुझे उस पर शक था। मैंने डॉक्टर से अकेले में पूछा कि अनन्या को क्या मसला है, जिस पर वो बौखला गई। बात को गोलमोल करके कहने लगी कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश हो गई है। आप उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वो बेहतर हो जाएंगी। मैंने सारे रास्ते अनन्या से कोई बात नहीं की। वो भी काफी परेशान लग रही थी। मुझे सबसे ज्यादा शक अपने भाई पर था। हो ना हो ये उसी का ही काम होगा। उसकी आदतों को मैं अच्छे से जानता था। यकीनन उसने अनन्या के साथ भी कोई चक्कर चलाया होगा, और अब जब वो यहाँ आ चुकी है तो दोनों को और मौका मिल गया है एक दूसरे के करीब आने का। ऐसे ही कई वजहों से मैं मेरे भाई और बीवी से नफरत करने लगा। वक्त गुजरता चला गया। 3 माह पूरे होने वाले थे। मैं सोच चुका था जैसे ही 3 माह पूरा हो जाए मैं अनन्या को तलाक दे दूंगा। ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया। घर में काफी खामोशी थी। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मुझे कुछ सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। मेरी बीवी से मेरा इतबार तो कब का उठ चुका था। दिल तो वो मेरा बहुत पहले तोड़ चुकी थी। अब कुछ बचा था तो वो थी मेरी गैरत। वो जब तक मेरे साथ मेरे शादी में थी मैं उसे यूं गलत करतूत करने नहीं दे सकता था। अंदर से मुझे उसके बोलने की आवाज आई। वो कह रही थी, पता नहीं कब ये 3 माह पूरे होंगे दीदी, मैं रवि को सब कुछ सच सच बता सकूंगी। यकीन मानिए मुझे बहुत बुरा लगता है उन्हें यूं तकलीफ में देखकर। वो अपनी बहन से बात कर रही थी। तभी उसकी बहन बोली कि चलो तुम कल डॉक्टर के पास जाना, शायद वो इस बार तुम्हें कुछ ऐसा अमल बता सके जिससे रवि और तुम्हारे बीच की दूरियां खत्म हो जाए। उन दोनों की यह बातें सुनकर मैं वहां से हट गया। अनन्या डॉक्टर के पास जा रही थी, मगर क्यों, मुझे यह जानना था। अब हर हाल में यह जानना था। यूं ही सुबह हुई, मैं काम का बहाना करके जल्दी से घर से निकल गया। तभी 9 बजे मुझे अपनी बीवी घर से निकलती हुई नजर आई। वो एक रिक्शे में बैठकर कहीं जा रही थी। मैं भी उसका पीछा करने लगा। तभी कुछ देर के बाद वो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर रुकी। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। नफरत की एक और लहर मेरे वजूद में फैल गई। वो अंदर चली गई। कुछ देर बाद मैं भी अंदर चला गया। मुझे वो वहाँ कहीं भी सामने नजर नहीं आई। मैं रिसेप्शनिस्ट से अपनी बीवी का नाम पूछने लगा तो नर्स कहने लगी कि आपकी बीवी की रिपोर्ट है जो कि कुछ देर पहले ही आई है। आप ही अंदर डॉक्टर के पास लेते हुए जाएं। आपकी बीवी वहीं मौजूद है। मुझमें हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उन पेपर्स को खोलकर देखता। मैं उन रिपोर्ट्स को बजाय अंदर देने के उन्हें लेकर क्लिनिक से बाहर निकल आया। मैं वहां से सीधा घर पहुंचा। अपने कमरे में आकर मैं रो पड़ा। मुझे सच में बहुत दुख हुआ था। मेरी पहली मोहब्बत मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद खुशी का रंगत चेहरे पर सजाए अनन्या कमरे में दाखिल हुई। वो आते ही बोली कि आप मेरी सच्चाई जान चुके हैं। उसके सवाल पर मैं बोला कि हाँ जान गया हूँ। फिर वो दोबारा बोली कि अब तो आपके सारे शक खत्म हो गए होंगे ना, मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया होगा ना। तो मैं हैरान हुआ, भला कैसी मोहब्बत, कैसा यकीन। मैं और कुछ बोलता। मेरी बीवी ने रिपोर्ट खोलकर मेरे सामने की और मुझे पढ़कर सुनाया। उसने जो शब्द अपनी जुबान से अदा किए उन्हें सुनकर मेरा वजूद थर थर कांपने लगा। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी बीवी ने बताया कि मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मैं अपने पति के करीब नहीं जा सकती थी। मेरी शादी जल्दी तय हो गई, इसलिए मेरी डॉक्टर ने मुझे 3 माह सावधानी बरतने को कही थी। अगर मैं 3 माह में डॉक्टर की हिदायत पर अमल न करती तो शायद कभी माँ न बन पाती। इसलिए मैंने आपको खुद से दूर रखा। मगर आज देखें, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। मैं अब तंदुरुस्त हो चुकी हूँ। बीवी की यह बातें सुनकर मैं बेइंतहा शर्मिंदा हुआ। वह रिपोर्ट सच्ची थी। मैं वक्त से पहले और बगैर सच जाने बहुत कुछ गलत सोच गया था। मैं शर्मिंदा था और अपनी बीवी से माफी मांगने लगा। अनन्या ने मुझे फौरन से माफ कर दिया। मुझे उस पर बेहद प्यार आया था और अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई थी। जिंदगी में ऐसे कई लम्हात आते हैं जिनमें हम सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वहीं पर थोड़ी सी समझबूझ और अकल का इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारी जिंदगी में कई परेशानियां आना ही खत्म हो जाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।